गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सर दीपक वर्मा। कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा शुल्क के संबंध में एक बेसिक थ्योरी के बाद जो मुख्य चीज़ आती है वो होती है अवैध आयात निर्यात संबंधी मनाही, प्रोहिबिशन ऑफ ऑन इलीगल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है। तो आज का हमारा विषय है कस्टम ड्यूटी के अंदर जो सब हेड है अवैध आयात एवं निर्यात संबंधी मनाही। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये अवैध है। तो अवैध आयात निर्यात संबंधी मनाही मतलब, क्योंकि जब सीमा शुल्क आयात निर्यात पे लगेगा तो सीधी सी बात है, जो आयात निर्यात अवैध होगा, तस्करी टाइप होगा, सीमा शुल्क चुरा कर किया जाएगा, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे? और जाहिर सी बात है, हम उसके लिए हमें अलाउड नहीं करेंगे उसे। तो अभी आज है, इसमें देखो क्या क्या उद्देश्य है अवैध आयात निर्यात समझ में आएगी, उद्देश्य क्या क्या है। मेन वही पर्पज था कि हमें टैक्स पूरा मिल सके। तो केंद्र सरकार द्वारा 11(2) में दिए गए विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजपत्र में सूचना के द्वारा विशिष्ट रूप से वर्णित सामानों के आयात या निर्यात की पूर्ण मनाही कर सकती है या उन शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान कर सकती है जो कि अधिसूचना में दी गई है। तो ये उद्देश्य क्या क्या है देखिए। एक तो भारत की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, दूसरा सार्वजनिक शांति सौहार्द या आचार के मानकों को बनाए रखने के लिए, एक तस्करी रोकने के लिए, वर्णित सामान की कमी रोकने के लिए, विदेशी मुद्रा के संरक्षण तथा देयता मतलब देयता से मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब पैसा ही नहीं आएगा, वो यूं ही चल जाएगा, अपने पास राजस्व नहीं आ पाया तो विदेशी मुद्रा की कमी हो जाएगी। सोना या चांदी की अनियमित आयात या निर्यात द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में क्षति को रोकने के लिए, कृषि उत्पाद या मत्स्य उत्पाद में अधिकता की कमी रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामानों के वर्गीकरण ग्रेडिंग या विपणन के मानकों को बनाए रखने के लिए, किसी उद्योग की स्थापना के लिए, वर्णित सामानों के उद्देश्यों वर्णित सामानों के घरेलू उत्पाद के को भारी क्षति से बचाया जा सके, मानव पशु वनस्पति या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, कला इतिहास या पुरातत्व मूल्य के राष्ट्रीय खजानों की रक्षा के लिए, समाप्त होने योग्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट या संरक्षण, धोखापूर्ण नीतियों के रोकथाम के लिए, राज्य द्वारा राज्य के नियंत्रण या स्वामित्व में किसी निगम द्वारा किए जा रहे व्यापार को भारत के नागरिकों को पूर्णतः या आंशिक रूप से चलाने के लिए, यूनाइटेड नेशन के संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा रखने की बाध्यता के लिए, किसी देश के साथ किसी संधि सहमति या रिवाज का क्रियान्वयन करने के लिए, उसी प्रकार के माल का भारत में उत्पादन अथवा निर्माण करने पर लागू कानून को आयातित माल पर लागू करने के उद्देश्य से, किसी ऐसे दस्तावेज के विस्तार को रोकना जिसमें कोई ऐसा मामला निहित है जो किसी विदेशी राज्य से मित्रता के संबंधों को क्षति पहुंचाए या राष्ट्रीय सम्मान के लिए हानिकारक हो, वर्तमान में प्रचलन में किसी कानून के उल्लंघन की रोकथाम के लिए, और कोई अन्य उद्देश्य जो भारत की जनता के हित में हो। मतलब ये तो एक दी गई लिस्ट, और भी जो भी उचित समझी जाए तो वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होगी। तो ये तो थे अवैध आयात निर्यात संबंध मनाही के उद्देश्य। तो इसी में आगे देखिए, अवैध रूप से आयातित सामानों का पता करना तथा उनके निपटान को रोकना। अवैध रूप से आयातित सामानों का करना तथा उनके निपटान को रोकना। तो देखिए, तो सीमा शुल्क के अध्याय 6A से की धारा 11A से 11G में अवैध रूप के आयातित सामानों का पता करना तथा उनके निपटान को रोकने के संबंध में प्रावधान किए गए। तो इसमें कुछ प्रावधान है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आएगा कि कुछ व्यक्तियों को धारा 11A के अनुसार प्रदेश में 11A लागू होती है। तो इसमें जो इंप्लीमेंट होती है वो कौन सी धारा होती है? वो होती है 11A। तो ये इसमें जो मेन प्रोविजन है वो 11A के है। इसमें 11A धारा के बारे में बात होती है। तो अभी सबसे पहले जो चीज आती है इसके अंदर वो आपके पास आएगी कि कुछ व्यक्तियों को धारा, इसमें है कुछ
की परिभाषा। तो हालांकि थ्योरेटिकल चैप्टर है एग्जाम में, जिस प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं होगा ये नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हमारे को जानना जरूरी है, क्योंकि तो देखिए क्या क्या चीजें। एक बात आती है अवैध आयात। अवैध आयात, तो अवैध आयात क्या है? वो जिसमें सीमा शुल्क नहीं चुकाया जाएगा और जो नियमों को तोड़कर लाएगा। अवैध आयात से आशय इस अधिनियम या वर्तमान में प्रचलित किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किन्हीं सामानों का आयात करना शामिल है। एक होता है इसी में अनुसूचित तिथि। तो अनुसूचित तिथि क्या होगी? अनुसूचित तिथि किन्हीं वर्ग या वर्णन के माल के संबंध में अधिसूचित तिथि, सॉरी अनुसूचित नहीं है, अधिसूचित। तो अधिसूचित तिथि वह है नोटिफाइड डेट। किसी वर्ग या वर्णन के माल के संबंध में अधिसूचित तिथि से आशय वह है जिस पर धारा 11B के अंतर्गत वर्णित माल को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो मेन धारा है वो 11A से स्टार्ट होती है, जो कहां तक चलती है? 11A से स्टार्ट होकर ये चलती है अपने पास 11B तक। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए ही है, तो अपने को तो सिर्फ ये है कि टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। एक होता है नोटिफाइड गुड, मतलब अधिसूचित माल क्या होगा? तो अधिसूचित माल देखिए, मैं आपको अधिसूचित माल भी बता दूं। अधिसूचित माल वो है जो 11B के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित हो। तो ये चीजें इनके लिए परिभाषा थी। मतलब अवैध आयात क्या होता है, अवैध अधिसूचित तिथि क्या होती है, अधिसूचित माल क्या होता है। आगे देखिए, आपको बताया जाएगा इसके अंदर जो अगली चीज है वो बता रहा है आपको माल को अधिसूचित करने का अधिकार, कि मतलब नोटिफाइड जो गुड्स करता है वो कौन करता है? तो पावर ऑफ नोटिफाइड ऑफ गुड्स, या यही है मतलब अधिसूचित करने का अधिकार। किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं माल के संदर्भ में। माल को अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, माल को अधिसूचित यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है तो जनहित में विभिन्न उद्देश्यों जैसे आयात, अवैध आयात को रोकने, ऐसे सामान का विपणन या निपटान या ऐसे सामानों को खोजबीन के लिए विशेष उपाय करना उचित है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ऐसे वर्ग या वर्णन के सामानों को विशिष्टीकरण कर सकती है। सॉरी, अगला पॉइंट है इसी में, अगर मैं आपको बताऊं कि वे व्यक्ति जिनके पास अधिसूचित माल है उनको वे व्यक्ति जिनके पास अधिसूचित माल है उनके स्टोर करने इत्यादि का स्थान सूचित करेंगे। आदि का तो वे व्यक्ति जिनके पास अधिसूचित माल है उनके स्टोर करने आदि का स्थान सूचित करेंगे। तो इसमें क्या चीज है? प्रत्येक व्यक्ति जो कि अधिसूचना तिथि को किन्हीं अधिसूचित सामानों का स्वामी है या उन्हें रखता है तो या नियंत्रित करता है, तो उस तिथि के 7 दिनों में उपयुक्त अधिकारी को उसके स्वामित्व में या पास या उसके नियंत्रण में रखे अधिसूचित सामानों के संबंध में और उस स्थान के बारे में जहाँ से सामानों को रखा गया है कथन देगा, मतलब बताएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो अधिसूचित तिथि के बाद अधिसूचित सामानों का अधिग्रहण करता है, ऐसे अधिग्रहण से पहले उपयुक्त अधिकारी को उस स्थान का विवरण देते हुए जहाँ ऐसे सामान ऐसे अधिकार के बाद रखे जाने हैं या स्टोर किए जाने हैं की सूचना देगा। सॉरी, इसमें एक बात और है, यदि कोई व्यक्ति सूचित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अधिसूचित सामानों का स्थानांतरण करता है तो वह स्थानांतरण से पहले उपयुक्त अधिकारी को उस स्थान के संबंध में सूचना देगा। कोई भी व्यक्ति अधिसूचित तिथि के 7 दिनों के बाद किसी अधिसूचित सामानों को सूचित के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर नहीं रखेगा। मतलब 7 दिनों में सूचना देनी है और जो बताया स्थान बताया है उसके अलावा कहीं और नहीं रखा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है इसमें सेक्शन 11C क्या है
यदि कोई अधिसूचित सामान बेचा या हस्तांतरित किया गया है तो ऐसे सामान तब तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएगा जब तक उसके स्थान पर 11F के संदर्भ में संदर्भित वाउचर न हो। तो ये तो थे इसके मुख्य 3 पॉइंट। आगे देखिए अगला पॉइंट इसी का यह है अधिसूचित सामानों का अधिग्रहण। देखिए अधिसूचित सामानों का अधिग्रहण क्या है तो ये पॉइंट इसलिए बनाया गया कि अधिसूचित सामानों को अधिग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली पूर्व सावधानी क्या है। कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचित सामान के बाद अधिसूचित सामान का अधिग्रहण तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसे सामानों के साथ 11F में संदर्भित वाउचर न हो या 11G के संदर्भित ज्ञापन न हो। एक होता है अधिसूचित सामानों के खाते रखना। इसमें यह है कि अधिसूचित सामानों के खाते रखना अर्थात एक व्यक्ति जो कि अधिसूचित सामानों को रखता है ऐसे सामानों से बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार से एक सत्य और पूर्ण खाता रखना पड़ेगा ताकि जब भी जरूरत हो हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। एक होता है अधिसूचित सामानों का विक्रय हस्तांतरण। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विक्रय हस्तांतरण करने पर वाउचर द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है अपने को, किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिसूचित सामानों का क्रय या हस्तांतरण 11F के अनुसार बनाए गए वाउचर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा व्यक्तिगत उपयोग के लिए। अगली बात कह रहे हैं व्यक्तिगत उपयोग हेतु। तो अगर व्यक्तिगत उपयोग के अधिसूचित सामानों पर मनाही लागू नहीं है तो इसमें मैं बता दूं आपको, ये बता रहा है आपको, एक सेकेंड, व्यक्तिगत सामानों पर मनाही लागू नहीं होगी। और कह रहा है न्यूनतम अर्थदंड सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 के अनुसार माल का अनुपयुक्त तरीके से आयात करने पर 5,000 अथवा या माल के मूल्य दोनों में से जो भी अधिक हो उसके बराबर अर्थदंड लगाया जा सकेगा। तो ये तो एक इसकी एक बेसिक थी। हालांकि तो अर्थदंड के बारे में रखा है 5,000 रुपये सामान की जो वैल्यू की मतलब यही है अब तक जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कस्टम ड्यूटी के अंदर जब हम बात करेंगे तो क्योंकि आयात निर्यात पर लगाया जाता है तो आयात नहीं संबंधी मनाही के बारे में कुछ प्रावधान होंगे, उसके क्या उद्देश्य है वो ये बता रखे पॉइंट वाइज। और इसमें कुछ बता रखा है अपने को अवैध रूप से आयात सामान को पता करना, उनके निपटान को रोकना, जिसके अंदर 11A से लेकर 11G के जो प्रावधान थे वो मैंने आपको 6-7 पॉइंट के अंदर बताए। तो ये चीज़ें थी इस वीडियो में। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आपको एक बार अपनी जो भी आपके पास किसी भी राइटर की बुक है जीएसटी की जो नई वाली हो उसको आप देखोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको एक पता रहना चाहिए कि ट्रम्प की जो अवैध आयात होता है उसके रोकने संबंध में भी 11A से 11G की कुछ प्रोविजन है और ये है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।